हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, हम एक एक करके सभी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सभी का आंसर आपको समझाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर होती है ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है, यानी कि जो फसलें उगाई जाती है वो भी एग्रीकल्चर में आती हैं। फ्रूट्स को उगाया जाता है वो भी एग्रीकल्चर है। वेजिटेबल्स को उगाना ये भी एग्रीकल्चर है। फ्लावर्स को उगाना ये भी एग्रीकल्चर है। और जो ये पशु पाले जाते हैं, जो ये एनिमल्स पाले जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गाय भैंसे पाली जाती है और भी कई जानवर पाले जाते हैं जो कि खेती बाड़ी में भी काम आते हैं और उसके अलावा भी वो कई तरीके से काम आते हैं। तो ये सब भी एग्रीकल्चर में ही आता है। तो जब हम रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक कहते हैं तो इसमें यह नहीं है कि आपने घर में कोई पेट पाल लिया और आप कह रहे हो कि ये एग्रीकल्चर में नहीं। जब आप उनको यूज करते हैं, उनका एक तरह से बिजनेस कह सकते हो या उनसे पैसा कमाते हैं, तब ये एग्रीकल्चर में भी आता है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। पहला है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की जो क्वालिटी है एक तो वो फेवरेबल होनी चाहिए। अगर मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा रहेगा, यानी प्रोडक्शन अच्छा होगा। और अगर मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी तो ये सही सीधी सी बात है कि जो भी चीज़ें उगाई जाएंगी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। और दूसरा फैक्टर जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, वो है क्लाइमेट, यानी मौसम भी जो एग्रीकल्चर है उसको काफ़ी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी फसल उगाई जिसके लिए कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है और उस टाइम पर क्लाइमेट अचानक से बदल जाते हैं और गर्मी के बजाय थोड़ी ठंडक रह जाती है, तो वो खेती के लिए अच्छा नहीं होगा। या आपने कोई ऐसी फसल उगाई जिसमें कि बारिश ज़्यादा चाहिए और उस टाइम पर बारिश कम हुई तो उससे भी खेती खराब हो जाएगी। तो क्लाइमेट से भी एग्रीकल्चर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, यानी कि एक तो हमें यह बताना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती क्या है और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्या किया जाता है, कहीं पर अगर कोई ज़मीन है तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, उनके काफ़ी बड़े हिस्से को काट देते हैं, पेड़ों को काट दिया या उनको जला दिया जाता है पेड़ों को, ठीक है। The ashes are then mixed with the soil and crops are grown, और फिर जो पेड़ों को जलाने से जो उनकी राख वो बचती है उस राख को मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है और फिर वहीं पर खेती बाड़ी की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। द लैंड इज अबेंडेंड, फिर उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। एंड द कल्टीवेशन मूव टू अ न्यू प्लॉट, और फिर एक किसी नई जगह पे जाकर इसी प्रोसेस के द्वारा फिर से कल्टीवेशन की जाती है। हुआ क्या, जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुई तो उसमें पुराने पेड़ों को या तो काट दिया या जला दिया, अब उसको यूज किया, फर्टिलिटी खत्म हो गई, नई जगह पे चले गए। अब उस जगह पे क्या बचा, वहां पर कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे तो खत्म हो चुके हैं, वहां पे खेती बाड़ी भी नहीं हो रही है। तो इससे क्या होगा, इससे वहां पर जमीन की जो क्वालिटी है उससे फर्क पड़ जाएगा, वहां के फॉरेस्ट जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बुरे प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो पहले तो है सॉइल इरोजन। देखिए जहां पर पेड़ पौधे होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, उनकी जो रूट्स होती है ना मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब तेज आंधी आ जाए या बहुत तेज बारिश भी आ जाए तो वो जो मिट्टी है वो अपनी जगह से बहकर हटकर जाती नहीं है। लेकिन अगर वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी वहां पर पकड़ नहीं बना सकती। तो तेज आंधी आई या बारिश तेज आई तो मिट्टी वहां से हट जाएगी, और मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है, जो उस जगह के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिस जगह पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुई होती है उसको फिर छोड़कर चले जाते हैं, खाली जमीन रह जाती है, तो वहां पर सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सॉइल इरोजन की परेशानी वहां पर बढ़ जाती है। उसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वहां पर जंगलों की कमी हो जाती है, पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे या तो आपने काट दिए या जलाकर उसकी राख को मिट्टी में मिला दिया, तो और आप तो बाद में छोड़कर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर डिप्रेशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ, जंगलों की कमी हो जाती है। फिर
इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, यानी कि जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है ये ऐसी एग्रीकल्चर होती है जिसमें कमर्शियल फार्मिंग की जाती है और एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाती है और ये बड़े लेवल पर उगाई जाती है, जैसे कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, शुगर केन हो गया। एक ही क्रॉप की खेती की जाती है बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पर, और इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है और फिर इसको कमर्शियल बेनिफिट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि आपने एक बहुत बड़ा लैंड ले लिया कई एकड़्स में, वहाँ पर बहुत सारी लेबर काम कर रही है और वहाँ पर फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन की खेती करी, आपने गन्ने उगाए, फिर वो जो पास की फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर जाकर उनको बेचा जाता है, या फिर आपने चाय की खेती करी या फिर आपने कॉफ़ी की खेती करी। तो इसमें सिंगल क्रॉप पर ही ध्यान दिया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, कमर्शियल फार्मिंग उसी को कहते हैं, फिर इससे बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। और इसी कमर्शियल फार्मिंग को जब आप सिंगल क्रॉप उगाते हैं और कमर्शियल फार्मिंग करते हैं यानी उससे बेनिफिट कमाते हैं, तो ये सिंगल क्रॉप के द्वारा कमर्शियल फार्मिंग करने को ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि एक तो हमें फाइबर क्रॉप्स के नाम बताने हैं और ये जो फाइबर क्रॉप्स होते हैं जो हम बताएंगे यहाँ पर जो एग्जांपल देंगे उनके लिए कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने दो फाइबर क्रॉप्स के नाम लिखे हैं, एक है कॉटन और एक है जूट। अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, कॉटन के लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। एक तो कॉटन के लिए, कॉटन की फसल के लिए एक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल, कम बारिश की ज़रूरत होती है, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। अब ये फ्रोस्ट फ्री डेज क्या होते हैं? कॉटन के लिए साल भर में 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की ज़रूरत पड़ती है। फ्रोस्ट हो गया जैसे बहुत ज़्यादा ठंड सी पड़ती है, जिसको पाला भी कहते हैं, या धुंध वगैरह भी पड़ती है, वैसे दिन नहीं होने चाहिए, कम से कम 210 दिन उसके बिना होने चाहिए कॉटन के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो वो कॉटन के लिए अच्छा नहीं होता। और इसके अलावा ब्राइट सनशाइन की भी ज़रूरत पड़ती है कॉटन की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस थी कॉटन की जो ज़रूरत होती है उसके लिए। अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जूट। जूट के लिए कौन सी होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस? जूट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल, बारिश भी ज़्यादा चाहिए, एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे इंडिया में जो मौसम होता है ना जुलाई अगस्त का, जब बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में पानी के जो कण होते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर ये रिक्वायरमेंट होती है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जूट के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है हॉर्टिकल्चर मीन्स, और इसके 3 ऑप्शंस हैं ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, प्रिमिटिव फार्मिंग या ग्रोइंग ऑफ व्हीट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स होता है यानी फ्रूट्स की फसल उगाना, इसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, यानी ये हॉर्टिकल्चर ही आता है, ये हॉर्टिकल्चर ही होता है। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स के लिए सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स। इसके बाद सेकंड पार्ट गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर कौन सी फसल को कहा जाता है? टी को, कॉटन को या जूट को? तो याद रखिएगा जूट को गोल्डन फाइबर्स कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जूट। इसके बाद थर्ड पार्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? कौन सी वो कंट्री है जहां पर कॉफी सबसे ज्यादा उगाई जाती है? इसका कॉफी का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है? ब्राजील में, इंडिया में या रशिया में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ब्राजील। ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है गिव रीजंस, और कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनके हमें रीजन देने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। भारत में, इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, सबसे मुख्य काम है यहाँ के लोगों का। तो इसका रीजन हमें देना है। तो इसके 2 रीजन यहाँ पर हमने लिखे हैं। ए ऑप्शन, ए पार्ट, पहले हम इसका पार्ट ए देखते हैं फिर पार्ट बी देखेंगे। बिकॉज 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि भारत में जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। इसका एक रीजन तो ये है कि भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का 2/3 जो पार्ट है वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें आज भी जुटे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडिया में एक प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरा रीजन देखते हैं, द टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट आर फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। भारत में जो मिट्टी की जो क्वालिटी है, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल है वो, और इसके अलावा क्लाइमेट
जो है वो भी फेवरेबल है अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाने के लिए। यहां पर आप एक चीज छोटी सी कर लीजिएगा, यहां पर आप लिखेगा द टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है, तो ये कोमा की जगह टोपोग्राफी ऑफ सॉइल आ जाएगा, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है भारत में वो बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छी है अलग अलग तरह की क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा जो क्लाइमेट यहाँ पर अलग अलग तरीके से पाया जाता है, इंडिया में कहीं सर्दी बहुत ज़्यादा है तो कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो अलग अलग क्लाइमेट होने की वजह से अलग अलग तरह के क्रॉप्स को एक ही समय पर भारत में उगाया जा सकता है। तो ये दो रीजंस है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। अब सेकंड पार्ट में हमें रीजन देना है किसके बारे में, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के क्रॉप्स क्यों उगाई जाती है। तो इसके आंसर में इसके रीजन में हम लिखेंगे इट हैपेंस ड्यू टू वेरिएशन इन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की क्वालिटी अलग अलग होती है जगह जगह पे, कहीं मिट्टी की क्वालिटी अलग तरीके की, कहीं अलग तरीके की है, क्लाइमेट अलग अलग तरीके का होता है, इसके अलावा सोइल टाइप भी अलग अलग तरीके का होता है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग्स, और फर्स्ट पार्ट में हमें प्राइमरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस बताने हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग के बीच में भी डिफरेंस बताएंगे। तो पहले हम डिफरेंस देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज के बीच में। पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज का पॉइंट देखते हैं। All those activities which are connected with extraction and production of natural resources are called primary activities. For example, agriculture, fishing, gathering. अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, या फिर उन नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से कुछ प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि खेती बाड़ी होती है, फसलें उगाई जाती है जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ये इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, मिट्टी, पानी, हवा, सनलाइट, इन सब चीज़ों का। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग आ जाती है जैसे कि नदियों और तालाबों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, या गैदरिंग नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। इसके बाद है टर्शियरी एक्टिविटीज। टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। अब इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो टर्शियरी एक्टिविटीज हैं ये सपोर्ट करती है प्राइमरी एक्टिविटीज को या प्राइमरी सेक्टर्स को, और सेकेंडरी सेक्टर्स को सर्विसेज के द्वारा। कैसे? ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ट्रेड के द्वारा, बैंकिंग के द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा। अब देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज तो अभी हमने देखा, जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और कुछ उगाते हैं, जैसे कि हमने गेहूं उगाया तो वो प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटी आ जाएगा। फिर उस गेहूं से हमने ब्रेड बनाई, तो ये जो ब्रेड बनाई ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर्स में। फिर जो टर्शियरी एक्टिविटीज होती है वो इनको सपोर्ट करती है कि जब आप खेती बाड़ी में भी कुछ उगाते हैं तो उस सामान को भी, उस उगाई हुई चीज़ों को भी तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की जरूरत होती है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। सेकेंडरी सेक्टर में भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस जो कि टर्शियरी एक्टिविटीज हैं, इनका यूज किया जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब इसके बाद हमें डिफरेंस बताना है सबसिस्टेंस फार्मिंग में और इंटेंसिव फार्मिंग में। अब देखते हैं, पहले हम देखेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब है। इट इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, यानी कि जो फार्मर होता है वो अपने परिवार की जरूरत के लिए जो छोटी मोटी खेती बाड़ी करता है ताकि उसके परिवार के लिए खाना वाना जो भी है वो वहाँ से उपजा सके, जैसे गेहूं या प्याज या कुछ और वो फसल उगा सकता है अपने परिवार की नीड को पूरी करने के लिए। जब कोई फार्मर प्रोडक्शन करता है, फसलों को उगाता है, तो उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसके लिए आगे क्या लिखा गया है, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, स्मॉल आउटपुट ही काफ़ी होता है, स्मॉल प्रोडक्शन ही काफ़ी होता है। तो इसके लिए लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी काफ़ी है और घर के लोग इसमें लेबर का काम भी कर लेते हैं, तो इसमें उनका गुजारा हो जाता है, वो थोड़ी बहुत अपना फसलें उगा लेते हैं जिससे कि उनके घर की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। तो ये तो हुआ सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, यानी कि इसमें एक ज़मीन का टुकड़ा फार्मर लेता है जिसमें वो सिंपल टूल्स का यूज़ करता है, लेकिन जो लेबर होती है उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। अब इसके लिए आगे क्या लिखा गया इंटेंसिव फार्मिंग के लिए,
Favorable climatic conditions like large number of days with sunshine and fertile soil allow growing of more than one crop annually on the same plot. यानी इसमें अगर साल भर धूप अच्छी रहती है और इसके अलावा मिट्टी भी अगर उपजाऊ होती है तो किसान उस जमीन के टुकड़े के ऊपर एक से ज़्यादा फसलों को भी उगा सकता है अगर ये फेवरेबल कंडीशंस उसके लिए रहती है तो ये तो हुई इंटेंसिव फार्मिंग, जिसमें कि थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, थोड़े से ज़्यादा बड़े लेवल पर फसलें उगाई जाती है और इसमें सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है। जबकि सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमने देखा था कि किसान सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से कुछ फसलों को उगाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।